जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पे। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाने के नियम सिखाऊंगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने सभी सेंटेंस की पहचान बताई थी। कैसे कोई सेंटेंस अगर लिखा गया है तो आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस पहचानना नहीं जानेंगे तब तक आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जब तक डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि बीमारी कौन सी है तब तक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें सभी सेंटेंसों की पहचान बताई थी। अब सेंटेंस को बनाने के नियम बताए जाएंगे बिल्कुल आसान वे में। तो सेंटेंस आज पढ़ेंगे प्रेजेंट के। उससे पहले थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कौन कौन से सेंटेंस पे आज डिस्कस होने वाला है। असर्टिव सेंटेंस आप लोग पता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये तीन प्रकार के सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। अब इनको बनाने के नियम क्या होते हैं, देखो ये नियम सभी जितने सेंटेंस हैं आपके सब पे नियम ये अप्लाई होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आगे जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उनको बनाने में काफी आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जिसको वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव आपको पता है दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड टाइप के होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हम करते हैं, तो उनके लिए रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यहां पे रखेंगे सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक बार आप पढ़िए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे इनका लिखने का मतलब यह है कि आप इन तीनों में समानता देखिए और तीनों की असमानता देखिए। दो चीज अगर आप पहचान गए तो सेंटेंस यूं ही चुटकियों में आप बनाना सीख जाएंगे। तो इस वाले और इस वाले सेंटेंस में आप अंतर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, और समानता देखेंगे तो पूरी ये इधर की समानता है। कहने का मतलब अगर कोई सेंटेंस, समझना, अगर कोई सेंटेंस साधारण वाक्य जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं उसमें लिखा गया है और उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगा लेते हैं तो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक पॉइंट केवल याद करेंगे कि सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अब अंतर देखते हैं अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में। अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में अंतर यह रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब आप इसमें देखेंगे, दोनों में अंतर, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख दिया गया है। कुछ देर के लिए इसको आप भूल जाइए, क्वेश्चन वर्ड को आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले रख दिया गया है, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो बाकी चीजें आप देखेंगे एक जैसे ही। कहने का मतलब है कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा हो, सिंपल सेंटेंस लिखा हो और उसकी हेल्पिंग वर्ब को आप उठा के पहले रख देते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या तुम भूखे हो, एक ही सेंटेंस। दूसरा, तुम
भूखे क्यों हो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको मिल रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिख देंगे, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। इस वाले में यहां से ला करके यहां तक स्ट्रक्चर रहेगा, तो सेम टू सेम दोनों स्ट्रक्चर है। बस क्वेश्चन वर्ड को आप दिमाग से, मैंने यहां पर बताया था, नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो हम नॉट को नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से यहां भी है कि अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो लगाएंगे, वरना हम इस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। ये बात यहां से अगर आपको समझ आई हो तो यस बोलिए। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा हो, सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आप अगर पहले रख देते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। और अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर जो है यही हमको अपने दिमाग में रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का कह लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आगे आने वाले सेंटेंस जो हैं बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। तो अब देखना क्या हमें सेंटेंस में, जैसे एक ही स्ट्रक्चर में बताया है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही चीज जो है इसी पे आपको काम करना है। तो सब्जेक्ट तो दिए गए सेंटेंस में होगा, ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा, मेन वर्ब भी दी गई होगी। बस मेन वर्ब में क्या होगा, जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये फॉर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को फॉर्म की एक ट्रिक बता दूंगा, जिसमें आप कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा उसकी फॉर्म बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं करनी है, केवल आपको थोड़ा गौर फरमाना है हेल्पिंग वर्ब पे। अगर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, मतलब सेंटेंस आप पहचान ले रहे हैं और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, तो बड़े आसानी से आप सेंटेंस बना ले जाएंगे। अब यहां पे अब सेंटेंस हम बनाएंगे, प्रेजेंट के सेंटेंस। प्रेजेंट का पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम सिंपल पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, देखो पहचान यहां पे हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि पहचान का मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेंटेंस चाहे जिस तरीके से लिख दिया गया हो, आप पहचान तो पहचान जाएंगे। वरना आपकी कॉपी किताबों में तो ये दिया गया होता है, ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूं, ये पहचान आपको मिल जाएगी इसकी। अब हम रूल नंबर 1 पे बात करेंगे और सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस भी दो प्रकार का बनता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब थोड़ा आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सेंटेंस बड़े आसानी से 2-3 मिनट में सेंटेंस पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। इस पे थोड़ा ध्यान आपको जरूर देना पड़ेगा। जब कर्ता एक वचन हो, एक रूल ये पढ़ेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब कर्ता बहुवचन हो। दोनों में अंतर देखेंगे क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। नहीं, यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं, सीधे फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा, क्योंकि उसका दूसरा वाला रूल इधर मैंने बता दिया आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब दो सेंटेंस बनाएंगे, एक का कर्ता कैसा होगा, एक वचन, और एक का कर्ता होगा बहुवचन। जैसे वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। और बहुवचन में लिखेंगे हम वे खाना खाते हैं। देखो एक वचन और बहुवचन की अगर बात की जाए तो कुछ लोग बता देंगे हैं रहे, उससे कोई आपको मतलब नहीं। आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक पर्सन है या एक से अधिक है।
एक पर्सन है तो एक वचन जिसको सिंगुलर बोलते हैं, एक से अधिक पर्सन है तो प्लूरल मतलब बहुवचन आपका हो जाएगा। तो सी इज सेंटेंस कहा जा रहा है वह खाना खाती है, तो आपको पता है कि वह खाना खाती है इसका मतलब एक होगा या एक से अधिक होंगे, तो आपको पता है कि एक महिला होगी जो कि एक ही होगी। वे खाना खाते हैं तो वैसे आपको तुरंत पता चला था कि एक से अधिक लोग हैं। तो आप सेंटेंस को पढ़ेंगे उससे आप चीजें बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि संख्या से आपको पता चल जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए लड़का दौड़ रहा है तो कितने लड़के हैं, एक लड़का है। लड़के दौड़ रहे हैं तो एक से अधिक लड़के हैं। और कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको उससे पता नहीं चल पाता कि सिंगुलर या प्लूरल, तो आप लोग इन पे ध्यान देना। आई, वी, यू, दे, इन प्रोनाउन को हम लोग बहुवचन के रूप में यूज करते हैं। ही, सी, इट और दिस दैट, इनको हम लोग एक वचन के रूप में यूज करते हैं। हालांकि हमारा आई जो है एक वचन ही है, पर इसका यूज हम करते हैं बहुवचन में। केवल आई के साथ वाज यूज हम कर देते हैं एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब। तो आप ध्यान देंगे इस सेंटेंस में कि इसमें कहीं पर मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। इसके पहले वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाला जो होता है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको बनाएंगे। वह लड़की है तो सी लगा लेंगे, वर्ब क्या है, खाना, ईट्स, यस या यस लगाना है। ईट्स क्या खा रहे हैं, द फूड। देखो कितने आसानी से सेंटेंस जो है ट्रांसलेट होगा। अब इसको ट्रांसलेट हम करेंगे। वे, आप लोग पता वे की स्पेलिंग होती है दे, खाते हैं मतलब खाना की स्पेलिंग ईट, जो कि फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। ईट क्या खा रहे हैं, द फूड। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं अगर हमें उनका बेसिक स्ट्रक्चर पता हो। अब हम इसका रूल नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा। रूल नंबर 2, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे जो मैंने वर्ब लिख दी वही यहां पे मैं मेन वर्ब लिख रहा हूं, ठीक है, मुख्य क्रिया या वर्ब में बोल रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का रूल रहेगा। सेंटेंस चाहे इस सेंटेंस को निगेटिव बना लीजिए, चाहे इस सेंटेंस को बना लीजिए, किसी को भी निगेटिव बना लीजिए। वह खाना नहीं खाती है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डज लगाया जाएगा सिंगुलर कर्ता के साथ और डू लगाया जाएगा प्लूरल के साथ। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल बड़े आसानी से और अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो वह जो है वह है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज। तो सी डज, निगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की ईट द फूड। ठीक, तो ये आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बड़े आसानी से बन गया है। अब लास्ट जो कि रूल नंबर 3 हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में, रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब अब डू ही डज ही यूज होगी, डू और डज। तो या तो अगर क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया तो क्वेश्चन वर्ड के पहले स्पेलिंग लिख देंगे आप, नहीं अगर है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, डू या डज पहले लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक है तो नॉट लगा देंगे, वो नॉट को छोड़ देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या सोहन अपने भाई के साथ गोला जाता है। ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस छोटा या बड़ा
ये मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए सेंटेंस की, और लास्ट में मेन वर्ब आपको बता देंगे एक ही ट्रिक में कि मेन वर्ब सबकी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड दिए नहीं गया है तो उसकी स्पेलिंग छोड़ देंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सोहन, सोहन जो कि एक वचन करता है तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा, डज, डज सोहन, डज सोहन। अब उसके बाद क्या है, नॉट इसमें है ही नहीं, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, गो टू कहां, गोला, इसके साथ विद हिज ब्रदर। तो आपने देखा किसने कितने आसानी से सेंटेंस बनके तैयार हो रहे हैं अगर आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस को पता है। अब करना आपको क्या है, आप अपनी किताब उठाएंगे, जो भी ग्रामर की आपकी किताब है उसके सेंटेंस आप उठाएंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर के अनुसार उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर कोई दिक्कत ट्रांसलेट करते समय आ रही है तो आप हमारा नंबर लिख लीजिए 77851 इस पे आप व्हाट्सएप करना। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा, केवल व्हाट्सएप करेगा और जो भी पढ़ाई संबंधित आपके समस्या उत्पन्न हो रही है उसका आपका समाधान तुरंत किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस तैयार हो गया। अब सेंटेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देखेंगे थोड़ा समय लग गया पढ़ाते हुए। अब प्रेजेंट जब कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो देखना कितने आसानी से आपको ये समझ में ज्यादा आएगा सेंटेंस। उसको आपको 2 बार जरूर देखेंगे सेंटेंस, तभी समझ में आने वाला है, क्योंकि कर्ता एक वचन बहुवचन वाला इसमें फंस गया था जो आपका सिंपल सेंटेंस था। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे रूल नंबर 1, इसकी पहचान मैं आप लोग बता दे रहा हूं। देखो हालांकि रटना बिल्कुल नहीं है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये पहचान मिलेगी, पर कोई जरूरी नहीं कि इसी पहचान के अनुसार ही वो कंटिन्यूअस होगा। पर जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पहचान, उसके अलावा कुछ दूसरा और हो ही नहीं सकता है। तो पहला रूल नंबर लिखेंगे 1, इसी में अब रूल नंबर 2 ही चलेंगे। रूल नंबर 1 में आपको निगेटिव और सिंपल दोनों समझाए जाएंगे, रूल नंबर 2 में आपको इंटरगेटिव। तो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं हम, इज, एम, आर यूज करते हैं। अगर सेंटेंस नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। जैसे सेंटेंस है, मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है तो इसीलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर। एक वचनकर्ता के साथ मतलब सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल साथ आर और आई के साथ एम रिजर्व रहता है। तो मेरा भाई एक ही है, अगर मेरे भाई दिल्ली जा रहे हैं तो बहुत हुआ, तो यहाँ पे एक ही भाई है तो क्या हो जाएगा, इज, माई ब्रदर इज, नॉट इसमें है ही नहीं। मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, उसमें आईएनजी फॉर्म, गोइंग कहां, टू दिल्ली। तो ये सेंटेंस बन गया। अब आप देखेंगे कि अगर इसको निगेटिव में बनाना चाहूं, मेरा भाई दिल्ली नहीं जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, माई ब्रदर इसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समय का काफी ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा लगभग 25 से 30 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा को है, तो सिलेबस पूरा कवर भी करना है जितना यूपी बोर्ड का है। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम, पर आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। वीडियो भी छोटा आपका आएगा, इसलिए लेंथली वीडियो नहीं बनाएंगे, वरना अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने लगे 4-5 वीडियो में चला जाएगा। पर यहाँ पे शार्ट आपको बताया जा रहा है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चीजें बताई जा रही है। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और यूपी बोर्ड में फिर चाहे 9 के बच्चे हो, 10 के हो, 11 के, 12 हो, उनके लिए वीडियो काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे हम, और रूल नंबर 2
मतलब इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम पहले रख देते हैं, हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव। ये हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा के पहले रख दो, इज, एम, आर। जब ये उठ के पहले चला आएगा उसके बाद क्या बचेगा, सब्जेक्ट। अगर नकारात्मक है तो यहां पर नॉट लगा दीजिए आप, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्म वही रहेंगी। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बदलते हैं, क्या मेरा भाई दिल्ली जा रहा है? ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो बस हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले रख दो। जब यहां पे मैंने हेल्पिंग उठा करके पहले रख दी स्ट्रक्चर में, तो ये बन के जो मैंने यहाँ पे तैयार हो गया, तो इसकी भी हेल्पिंग उठा करके आप पहले रख दीजिए। क्या होगा, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर गोइंग टू दिल्ली। तो आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस अगर हमको आता तो उसका इंट्रोगेटिव बड़े आसानी से हम बना ले जाएंगे। अब अगर इसमें कहीं पे दिया मेरा भाई दिल्ली क्यों जा रहा है, तो आपको पता है स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस इसके ठीक पहले आपको वो जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कब, कैसे, उसकी इंग्लिश आपको पहले लगा देना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सेंटेंस है, दो ही सेंटेंस में हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। तो अब अगला सेंटेंस जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो इसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, आज शब्द आते हैं। ठीक, ये हो गए। पर अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो पहचान ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेटस का क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे हैज या हैव लगाएंगे, प्लस अब मेन वर्ब आएगी तो यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपसे अगर मैं कह दूं कि अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव में से एक चीज, और नॉट कहां पे आएगा, यहीं भी तो भैया नॉट आएगा। अगर नॉट होगा सेंटेंस में तो नॉट यहीं पे आ जाएगा। तो इसीलिए अब नॉट को मैं यहां पे नहीं रखूंगा, क्योंकि आपका जो बेस है वो मैं बेस बनाना चाह रहा हूं कि कैसे सेंटेंस, क्योंकि अगर वही चीज बार बार लिखी जाएगी तो वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि बहुत सारे नियम है। इसलिए एक ही नियम है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। सेंटेंस जैसे मेरे भाई ने खाना खा लिया है, मेरे भाई ने खाना खा लिया है। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, सब्जेक्ट है मेरा भाई, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब लगाएंगे हैव, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो लगाएंगे हैज। तो मेरा भाई सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, माई ब्रदर हैज, मेन वर्ब क्या है, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन द फूड। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया है। अब अगर इसको निगेटिव बना देते हैं, मेरे भाई ने खाना नहीं खाया है, तो क्या बनेगा, माई ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड। अब इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले रखें तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, हैज या फिर हैव, सब्जेक्ट निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ भी रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी चीज आप दिमाग में रट सकते हैं, रटेंगे तो रटी हुई चीज 2 दिन में आप जरूर भूल जाएंगे।
पर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो कभी भी आप चीजों को नहीं भूलेंगे। तो अब क्या हेल्पिंग वर्ब इसकी भी उठा कर पहले रख देंगे भाई। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अगर यही हम रखते हैं यहां पर है क्या मेरे भाई ने खाना खा लिया है। तो जब स्ट्रक्चर में हेल्पिंग उठा करके हमने पहले रख दिया है तो सेंटेंस अगर यही सेम टू सेम है तो उसकी हेल्पिंग उठा करके हम पहले रख देंगे। हैज माई ब्रदर ईटन द फूड। ये सेंटेंस आपका बन गया है इंटरगेटिव। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, मेन वर्ब पता है, तो सेंटेंस कोई भी बड़ी आसानी से बन रहा सेंटेंस है। अब लास्ट सेंटेंस प्रेजेंट का पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लास्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब अगर इसकी पहचान देखी जाए तो पहचान वही होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जो कॉन्टिन्यूअस की थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी पहचान वही होगी, पर दोस्तों इसमें टाइमिंग जरूर दी गई होगी, टाइम जरूर होगा। अब टाइमिंग क्यों टाइमिंग दी गई होगी ये भी यही अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस दिया, मैं 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस दिया गया है। तो क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही आप जानते हैं कि काम क्या होगा, पूर्ण होगा, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कार्य जारी। तो कार्य पूर्ण भी हो चुका है और कार्य जारी भी है। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मजाकिया किस्सा है कि कार्य पूर्ण भी होगा और जारी भी है, पर ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए, क्योंकि प्रेजेंट को भी परफेक्ट को भी बनाना है और कंटिन्यूअस को भी बनाना है, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हम कह देंगे कि कार्य का कुछ भाग पूरा कर देते हैं और बाकी जारी कर देते हैं। तो आप देखेंगे मैं 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम 2 घंटे पूरा हो चुका है। बोलिए, पढ़ाने का काम 2 घंटे पूरा हो चुका है। अब बाकी जो अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना कि 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 2 घंटे पढ़ाने का कार्य पूरा हो चुका है और उसके बावजूद भी अब भी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब भी पढ़ाने का काम चला तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां से चीजें क्लियर होगी कि टाइमिंग क्यों दी जाएगी, क्योंकि बिना टाइमिंग कार्य को आप समाप्त ही नहीं कर सकते। टाइमिंग कुछ तो दी जाएगी, सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 5 साल से पढ़ा रहा हूं, जो भी टाइम जरूर देनी पड़ेगी। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव। अगर निगेटिव होगा तो यहां पर नॉट लगाया जाएगा, नॉट के जस्ट बाद बीन। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। तो जो चीज आर में करके दी गई होती तो उन चीजों में से एक चीज लगानी पड़ती है या है में से। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड रहती है सब्जेक्ट पर, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाया जाएगा हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगाया जाएगा हैव। तो अब यहां पे भी एक और मिल रहा है, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो कब सिंस लगाया जाएगा, कब फॉर लगाया जाएगा, जब समय निश्चित हो, निश्चित तब लगाएंगे सिंस, और जब समय अनिश्चित हो तब लगाएंगे फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आपके मन में विचार आएगा सर कैसे हमें पता चलेगा कि समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के आधार पर आपको तुरंत पता चल जाएगा। और ट्रिक के साथ साथ आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उस सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज्यादा जिसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने आप उसमें मजबूत होते चले जाएंगे।
तो समय देखने के लिए हम दो चीज का प्रयोग करते हैं, या तो हम घड़ी का प्रयोग करते हैं या तो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कैलेंडर का कैसे समय देखने में प्रयोग करते हैं, तो कैलेंडर पे जो लिखा तो भैया वो समय ही होता है। तो जो चीज हम घड़ी और कैलेंडर पर देख लेते हो उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। जैसे घड़ी में मैंने देखा कि 12:05, तो 12:05 मैं घड़ी में देख रहा हूं, तो ये इसके लिए क्या लगाया जाएगा, सिंस। घड़ी में देख रहा हूं 10:20, निश्चित है अगर कोई आपसे कह रहा 10:20 पे आना आपको है, तो उसके लिए आप पूछेंगे कौन सा 10:20, नहीं पूछेंगे। तो जो चीज घड़ी में हम देख लेते समय है उसके लिए सिंस लगाते हैं। जो चीज कैलेंडर में समय देख लेते हैं, कैलेंडर पे आप क्या देख लेते हैं, एक तो संडे मंडे आप देख लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या लगाया जाएगा, सिंस। मंथ नेम आप देख लेते हैं, जनवरी फरवरी, तो उसके लिए भी सिंस लगेगा। और यहां तक पूरा आप ईयर भी देख लेते हैं, वो 2015, 2016, 2021, 2024 चल रहा है, तो ये सब कैलेंडर पे आप देख सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। अब जो समय हम कैलेंडर पे देख नहीं सकते हैं, घड़ी पे देख नहीं सकते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं फॉर। तो फॉर किस चीज के लिए, जैसे मैंने कह दिया 5 घंटे या कह दिया 2 घंटे, तो 2 घंटे आप घड़ी में नहीं देख सकते हैं। 2 बजे तो देख सकते हैं पर 2 घंटे नहीं देख सकते हैं भाई। 2 घंटा अगर आप 1 और 2 के बीच को 2 घंटा मानते हैं तो 2 और 4 के बीच भी 2 घंटा हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के बीच में 2 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अनिश्चित समय है। तो जब घंटे की बात करें या घंटा की बात करें तो फार लगा देना है, अगर बजे की बात करें तो सिंस लगा, 7 बजे सिंस लगेगा, 7 घंटे फार लगेगा। अब कैलेंडर वाली बात, जैसे कह दिया 4 महीने, तो 4 महीने भाई कौन से 4 महीने आप मानेंगे, अनिश्चित है, तो उसके साथ लगाया जाएगा फार। 5 साल, कौन से 5 साल, उसके लिए भी क्या लगाया जाएगा, फार लगाया जाएगा। 3 दिन, 3 दिनों के लिए भी फार लगाया जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, सिंस और फार कब लगाएंगे। साथ ही साथ और कुछ ये देख लेते हैं जिनके साथ सिंस लगता है, जैसे कह दिया सुबह दोपहर शाम, इनके साथ भी सिंस लगेगा। कह दिया बचपना, वृद्धावस्था, युवावस्था, इनके साथ भी जब उम्र की अवस्थाएं दी गई थी उनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फार का भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। अब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है मैं की स्पेलिंग आई, हैज है में से क्या लगेगा, हैव लगेगा। ध्यान देना कि आई जो है, आई सिंगुलर है पर इसके साथ हम प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आई हैव निगेटिव है ही नहीं तो नॉट को स्किप कर देंगे। आई हैव बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग यू, भाई किसे पढ़ा रहे हैं, यू, टीचिंग यू इंग्लिश, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस या फार में से लगाएंगे समय को देख करके, 2 घंटे से है, कौन से 2 घंटे नहीं पता है, क्या लगेगा, फार 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। उम्मीद है आप यहां तक चीजों को बड़े आसानी से और बारीकी से समझे होंगे। अब जब इसका नेगेटिव बनाया जाएगा तो हैव के बाद क्या जाएगा, नॉट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, हेल्पिंग को उठा करके सबसे पहले हम रख देंगे। तो हैज या हैव को उठा करके आपने पहले रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो लगाया जाएगा और नॉट को छोड़ दिया जाएगा। प्लस बीन, सेम टू सेम रहेगा स्ट्रक्चर, बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब एक सेंटेंस लिखते हैं। तुम्हारी क्या, तुम्हारी माताजी, क्या तुम्हारी माताजी 2 बजे से कपड़े धुल रही हैं, क्या तुम्हारी माताजी 2 बजे से कपड़े धुल रही हैं।
तो आप देखेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज या हैव में से एक चीज आएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो तुम्हारी माता जी एक है, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज योर मदर, हैज योर मदर हो गया है तक, नॉट इसमें है ही नहीं, बीन मदर, बीन मेन वर्ब क्या, धुलना, धुलना की स्पेलिंग वॉशिंग, क्या धुल रही है, ऑब्जेक्ट वॉशिंग द, क्या तुम्हारी माता जी 2 बजे से कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ, क्लॉथ कब से धुल रही भाई, 2 बजे से, 2 बजे। तो अब बात आएगी सिंस या फॉर्म से, तो 2 बजे आप देख सकते हैं कौन से 2 बजे, ठीक है, तो क्या होगा 2 o'clock। ध्यान रखना बजे के लिए ओ क्लॉक का हम प्रयोग करते हैं और घंटा के लिए हम लोग आवर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर अगर हुई तो यस जरूर आप लिखें। तो ये लास्ट सेंटेंस था आपका। अब इसमें अगर बात करते हैं, अगर तुम्हारी माताजी कपड़े क्यों धुल रही थी 2 घंटे से, तो क्यों की स्पेलिंग हम पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो यहां तक मैंने आपको सेंटेंस बताया है, तो इसमें कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो गई हो तो आप चाहे कमेंट करिए या मैंने अपना नंबर दे दिया है उस पर आप संपर्क करिए। अगर इतनी चीज आप सीख लेते हैं तो आगे आने वाले समय में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात कि आप यूपी बोर्ड जो आप देने जा रहे हैं उसमें ग्रामर के पोर्शन पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर जरूर करेंगे। अगर जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं उतनी चीज आप आसानी से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपके पास जो किताब है उससे आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं। तो अब मैंने कहा था कि लास्ट में आपको बता दूंगा हेल्पिंग वर्ब की नहीं, मेन वर्ब की ट्रिक, कि कौन सी ट्रिक है जिससे मेन वर्ब सारे क्लियर हो जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो को खत्म करते हैं। तो सेंटेंस हमारे कितने होंगे, सेंटेंस टोटल 12 पढ़े जाएंगे। आपको पता है जब प्रेजेंट के 4 सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं तो सेम टू सेम पास्ट के भी रहेंगे और सेम टू सेम फ्यूचर के भी रहेंगे। तो 4 और 4 से 12 सेंटेंस टोटल होंगे। 12 सेंटेंस में 6 सेंटेंस 6 में मैं बांटता हूं। 6 सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड आपको लगा मिल जाएगा। 6 सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड लगा मिल जाएगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस लगा मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, या कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया गया हो उसमें आईएनजी फॉर्म दी गई हो तो आप समझ लेना ये किसी का कॉन्टिन्यूअस है। तो 6 सेंटेंस आपके यहाँ पे खत्म। 6 सेंटेंस जिसमें कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इन 6 सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटेंगे, 3 में। 3 सेंटेंस में आपको परफेक्ट लगा मिल जाएगा और 3 सेंटेंस में आपको इंडेफिनिट मिलेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा होशियार होंगे, वो कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो परफेक्ट मिल रहा है, पर आपको बता दें कि वो तो कॉन्टिन्यूअस में गिन लिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है उसको आपने गिन लिया है कॉन्टिन्यूअस में। जब कॉन्टिन्यूअस में आपने गिना है और उसकी हेल्पिंग वर्ब आपने आएंगे लगा दी है तो क्या आप 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप? अब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको नहीं गिनेंगे, जिसमें केवल परफेक्ट लगा मिल जाएगा उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। याद करने के लिए कोई काम अगर अपने में परफेक्ट है, भाई किसी कोई भी गेम खेलने का 3 लेवल है, पहला लेवल आप खेल गए, दूसरा लेवल खेल गए, तीसरा लेवल आप खेल रहे हैं और उसको भी खेल चुके हैं तो आपको माना जाएगा कि आप उस काम में परफेक्ट हैं। तो परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इंडेफिनिट बचते हैं इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना यहां पर इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट के दोनों के सिंपल जो होते हैं, सिंपल वाले, बाकी बात नहीं करेंगे, नेगेटिव इंट्रागेटिव की बात नहीं करेंगे, सिंपल वाले जो होते हैं तो पास्ट का इंडेफिनिट जो सिंपल है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, जो कि अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर इनकी बात कर लिया है कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां से जितने भी मेन वर्ब हैं मेन वर्ब की फॉर्म आपकी तैयार हो गई, कौन से सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को लाइक करें, जितने भी आपके दोस्त हों, मित्र हों, उनके पास आपको वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये काफी आपके लिए अच्छी सिद्ध होने वाली है। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपका बेसिक मजबूत है, उस बेसिक पे चाहे जितना भी कठिन से कठिन सवाल बना लिया जाए, उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चैनल को मैं दोबारा बोल रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस मुहिम में आपकी भागीदारी भी रहनी चाहिए। अगर मैं आपके लिए कुछ फ्री कंटेंट लेकर आ रहा हूं, अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारी मदद करें। तो आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फैलाना है, और वीडियो उनके पास बिल्कुल ना भेजें जो इससे इंटरेस्टेड नहीं है या इससे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के पास आप वीडियो को शेयर करें। बाकी वीडियो भेजना आप किसी के पास भेज रहे हैं जो वीडियो को बिल्कुल नहीं देख रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बेकार है, तो उनके पास आप बिल्कुल ना भेजें। भेजें केवल उन्हीं के पास जो आपके यार दोस्त मित्र हों, जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छी करना चाह रहे हैं, तो उनके पास वीडियो भेजेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलेंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।